सो अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग का टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो चलिए कैपिटल स्ट्रक्चर को समझते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। हम लोग अपनी कंपनी में जो भी कैपिटल लगाते हैं और जो कंपनी का टोटल कैपिटल रहता है उसमें दो चीज़ें होती हैं। इन रेशियो में दो चीज़ें होती हैं, एक तरफ होता है डेट, एक तरफ होता है इक्विटी। यहाँ इक्विटी का मतलब है ऑनर्स फंड। थोड़ा सा एडवांस लैंग्वेज में इक्विटी का मतलब है ऑनर्स फंड। इक्विटी मतलब उसके अंदर आ जाएगा आपका इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग। और यहाँ डेट का मतलब है बोरोड फंड, जिसके अंदर आ जाएगा डिबेंचर हो गया, बैंक लोन हो गया, जितना भी उधार वाली चीज़ें हैं। तो ये एडवांस नाम है ऑनर्स फंड का इक्विटी और बोरोड फंड का डेट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का आपको यही बताता है कि उसकी कैपिटल में, उसकी टोटल कैपिटल में कितनी रेशियो में डेट है और इक्विटी है। इसलिए हम लोग शायद इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखते हैं, डेट बाय इक्विटी। हम लोग ये देखते हैं इसमें कि किस रेशियो में कितना डेट है और कितना इक्विटी है कंपनी का टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में। मैंने ये बात आपको पहले ही क्लैरिफाई कर दी है कि कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में कभी भी टोटल ओनर्स फंड नहीं रहेगा और टोटल बोरोड फंड नहीं रहेगा। इसका रीज़न मैंने आपको दिया था। रीज़न क्या दिया था? द कॉस्ट एंड रिस्क एसोसिएटेड विद द बोथ डेट एंड इक्विटी आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट इन बिजनेस फर्म। दोनों का अपना अपना मेरिट है, डिमेरिट है। ऑनर्स फंड के कंपैरिजन में बोरोड फंड ज़्यादा रिस्की था। बोरोड फंड क्यों रिस्की था? क्योंकि उसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड करना ही होता है कंपनी को, चाहे लॉस हो कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो, और मैच्योरिटी के टाइम पे प्रिंसिपल अमाउंट का भी रिपेमेंट करना होता है। लेकिन ऐसी बाउंडेशन ऑनर्स फंड के साथ नहीं थी। ऑनर्स फंड को डिविडेंड हम लोग तभी पेड करते हैं जब कंपनी को प्रॉफिट और लॉस हो, तो डिविडेंड पेड करने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है। ये तो सिंपल सी बात थी। लेकिन आज हम लोग को मेनली यही समझना है कि क्यों इक्विटी या फिर मतलब ऑनर्स फंड क्यों कॉस्टली होता है बोरोड फंड से, या फिर उसका दूसरा नाम जो मैंने बताया है डेट से। आज हम लोग का मेन टॉपिक यही है, इक्विटी इज़ मोर कॉस्टली देन डेट। अगर हम लोग को कैपिटल स्ट्रक्चर समझना है तो ये बात हम लोग को क्लियर होनी चाहिए। देखिए, मैंने आप लोगों को जब फाइनेंसिंग डिसीजन पढ़ा रहा था तो मैंने एक आपको बात बताई थी कि 3 रीज़न होते हैं ऑनर्स फंड क्यों कॉस्टली होता है बोरोड फंड से। मैंने 2 रीज़न आपको वहीं दे दिए थे। एक रीज़न था फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है अगर नहीं पता है तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को जाके देखिए। प्रीवियस वीडियोज़ देखना ज़रूरी है, तभी मेरी आगे की वीडियोज़ समझ आएंगी। तो मैं फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब बार बार नहीं बताऊंगा। पहला रीज़न तो यही था कि उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा थी इन कंपैरिजन टू बोरोड फंड। चलिए थोड़ा बहुत बोल ही देता हूँ। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब होता है कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, मतलब इक्विटी का कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड ज़्यादा था इन कंपैरिजन टू बोरोड फंड। दूसरी तरफ अनलिमिटेड शेयर इन द प्रॉफिट, मैंने ये बताया था कि जो ऑनर्स फंड होते हैं खास करके उसमें इक्विटी शेयर होल्डर, उसका जो रेट ऑफ रिटर्न रहता है वो फिक्स नहीं रहता है। तो कंपनी को जितनी ज़्यादा प्रॉफिट होगी वो उतने ज़्यादा प्रॉफिट पर हाथ मार सकता है। लेकिन बोरोड फंड के साथ ऐसा नहीं है। बोरोड फंड का फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न रहता है। कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो चाहे कम प्रॉफिट हो, वो अपना फिक्स रेट ही लेके जाएगा, अपना फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ही लेकर जाएगा कंपनी से। तीसरा रीज़न आज हम लोग को मेन समझना है, जो कि है टैक्स इज कैलकुलेटेड बिफोर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और इधर मैंने लिखा है टैक्स इज कैलकुलेटेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट। इसका मतलब क्या है? और मैंने यहाँ पर एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख दी है, डेट रिड्यूसेस द टैक्स लायबिलिटी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बोरोड फंड है वो टैक्स लायबिलिटी, कंपनी की टैक्स लायबिलिटी, मतलब कंपनी को जो कॉर्पोरेट टैक्स पेड करना पड़ता है अपनी प्रॉफिट पर, उस टैक्स लायबिलिटी को डेट जो है वो बचा सकता है, लेकिन ऑनर्स फंड नहीं बचा सकता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ इस बात को समझिए मेरे एग्जाम्पल से। महज ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए टीसी मत एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसका टोटल कैपिटल है 1 लाख, ठीक है। उसने पूरा टोटल कैपिटल 1 लाख इक्विटी मतलब ऑनर्स फंड से लाया है, ठीक है, ऑनर्स फंड से लाया। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा कि टोटल इक्विटी से ही पैसा आएगा। टैक्स, उसको कंपनी को जो टैक्स पेड करना है वो 20% है, और कंपनी को जो प्रॉफिट हुई मान लीजिए 50,000 हुई, तो कंपनी को प्रॉफिट हुई 50,000 रुपये, उस पर वो डायरेक्ट टैक्स पेड करेगी 20% बाई 100। आप देखेंगे कि कंपनी को 10,000 रुपये टैक्स पेड करने पड़े अपने इनकम पर। लेकिन इधर देखिए, कंपनी का टोटल कैपिटल है मान लीजिए 1 लाख, फिर से वही, और डेट है आपका इस बार कंपनी ने जो टोटल कैपिटल लाया है वो डेट से फाइनेंस किया है। फिर से मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ एक एग्जांपल है समझाने के लिए। अब आपने डेट लाया है तो उस पर इंटरेस्ट भी तो कुछ पेड करनी ही पड़ेगी, मान लीजिए 10%, टैक्स 20% पहले जैसे ही, और प्रॉफिट फिर से 50,000। तो कंपनी को 50,000 रुपये की प्रॉफिट हुई,
तो कंपनी पहले क्या इंटरेस्ट पेड करेगी या पहले टैक्स? तो हमेशा ध्यान रखिए कंपनी पहले इंटरेस्ट पेड करेगी। डेट को इंटरेस्ट पेड करेगी 10,000, 10% ऑफ 1,00,000 डेट पर इंटरेस्ट पेड करेगी ना, तो 10,000 इंटरेस्ट पेड करेगी तो 40,000 प्रॉफिट बचा। अब जो टैक्स पेड होगा वो इस इनकम पर पेड होगा 40,000 पर, तो 8,000 रुपये टैक्स लाइबिलिटी आई। आप देखिए इधर टैक्स लाइबिलिटी 10,000 थी, इधर टैक्स लाइबिलिटी घट के 8,000 हो गई, मतलब इधर मुझे ज़्यादा टैक्स पेड करना पड़ा, इधर मुझे कम टैक्स पेड करना पड़ा। शायद वही बात मैंने ऊपर लिखी है। इसका रीज़न यही है कि यहाँ पर इंटरेस्ट पेड हो गया, इंटरेस्ट पेड हो जाने के कारण मेरी टैक्स लायबिलिटी घट गई, लेकिन इधर जो मुझे डिविडेंड पेड करना है वो अपनी प्रॉफिट पर टैक्स पेड करने के बाद डिविडेंड डिक्लेयर होगा, इसलिए डिविडेंड मेरी टैक्स लायबिलिटी को नहीं बचा पाता है, लेकिन इंटरेस्ट मेरी टैक्स लायबिलिटी को बचा पाता है। शायद यही रीज़न है कि मेरा जो डेट कैपिटल है या फिर बोरोड फंड है वो लेस कॉस्टली है इन कंपैरिजन टू ऑनर्स फंड, क्योंकि जो मेरा डेट कैपिटल है वो मेरी टैक्स लायबिलिटी को बचा सकता है, लेकिन मेरा ऑनर्स फंड टैक्स लायबिलिटी को नहीं बचाता है। यही मेरा तीसरा रीज़न था। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे की बात करूँगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिल रही है तो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू।